प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। महंगाई का मजीद तूफान, डॉलर भी बेलगाम। निगरान हुकूमत भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। सख्त माशी हालात ने आम आदमी को दबा दिया। इसके अलावा बात करेंगे अमेरिका ने पाकिस्तानी निगरान हुकूमत के साथ काम करने का ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना का अहम ऐलान भी आज मुतवक्के है। साबिक अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर दाखिला ने इलेक्शन फरवरी 2024 में होने का इंदिया दे दिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर करवाने के लिए निगरान वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। इसके अलावा बात करेंगे साइफर गुमशुदगी पर FIA ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से भी साइफर मामले पर FIA की 2 घंटे तक पूछताछ। बुशरा बीबी तोशाखाना घड़ी बेचने के मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस के सामने पेश, इल्जामात से इनकार कर दिया। और हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में, हमें स्पेशली ज्वाइन कर रहे हैं माहिर इक्तिसादियात हैं और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओवर टू यू क्लास साहब। जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप हमेशा टाइम निकालते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है बिजी थे, आपको डिनर पे थे सर। हम तवक्को कर रहे थे कि आपको याद होगा सबसे पहली खबर ये आपने ही ब्रेक की थी, मुझे याद पड़ता है काशिफ अब्बासी साहब के शो में, कि कोई मीटिंग्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और कोई निगरान सेटअप टाइप की कोई चीज़ बन रही है। हम तवक्को कर रहे थे आपका नाम भी जो निगरान कैबिनेट वगैरह बनेगी उसमें शामिल होगा। कोई आपको अप्रोच एक्सेस किया गया है? कोई आप भी आ रहे हैं कैबिनेट में या नहीं आ रहे सर? देखिए, पहली बात तो क्लासा साहब, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने कॉल किया सर। क्लासा साहब, क्योंकि मेरी जो फैमिली है उसकी सिचुएशन ऐसी है कि मैं कराची नहीं छोड़ सकता बिकॉज ऑफ माई मदर। तो मैं कैबिनेट में नहीं आ रहा। मुझसे कुछ लोगों ने रास्ता जरूर किया था, मगर मैं कैबिनेट में नहीं आ रहा। मैं बाहर से बैठ के मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको किस सलाट की सर ऑफर की गई थी कि किस पोजीशन पे आपको कहा गया कि आप आएँ और प्लीज़ अपना रोल प्ले करें? मुझे इनडायरेक्टली कहा गया था कि आप मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर रेवेन्यू के लिए हम सोच रहे हैं जी। तो आपकी मतलब आपकी फैमिली जो इश्यूज थे उसकी वजह से आपने डिक्लाइन किया, माजरत की? 91 ईयर की एज की है। मैं लास्ट टाइम आया था, मैं उनको साथ इस्लामाबाद ले आया था। जी सर। अब वो इस तरह हालात नहीं है कि मैं उनको इस्लामाबाद लाऊं, तो मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता, तो मैं इसलिए नहीं आना चाहता। और मुझे ये पता नहीं है क्लासा साहब, अगर 3 महीने का खेल होता तो शायद मैं आ भी जाता। मुझे तो थोड़ा सा लंबा लग रहा है ये। तो आपको क्या लग रहा है, ये लंबा चलेगा ये सिलसिला निगरान हुकूमत का सर? देखिए क्लासा साहब, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ। अगर ये लंबा नहीं भी है तो मेरी ये ख्वाहिश है एज पाकिस्तानी कि ये लंबा चले। उसकी वजह ये है कि जो बुनियादी फैसले या बुनियादी सख्ती से फैसले या इंडिविजुअल फैसले करने हैं, अगर वो फैसले एक गैर सियासी गवर्नमेंट करके चली जाए और उसको इम्प्लीमेंट करके चली जाए तो आने वाली सियासी गवर्नमेंटों के लिए ये बेहतर होगा। मगर अगर इन्होंने सिर्फ अपना टाइम ही पूरा करना है और ये सिलसिला पहली गवर्नमेंटें चलती रहती हैं ऐसे ही चलाना है, फिर इनको 3 महीने में इलेक्शन करके पार्टी हो जाना चाहिए। मगर अगर इन्होंने कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो मैं एक और आखिरी बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इनको आर्मी के साथ बैठ के कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहाँ स्टेबिलिटी की सपोर्ट लेने के साथ करें, क्योंकि इनके पास ना कोई बैगेज है ना इनकी कोई पॉलिटिकल कंपल्शन है। आपने इतने सारे, मेरा ख्याल है आप पहले थे विसल ब्लोअर थे जो ये कह रहे थे चीज़ें, ये कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक इश्यूज़ की उस वक्त की बातें कह रहे थे, कोई मानते नहीं था। आप पे तनकीद भी हुई, बड़े लोगों ने आपको वो बैशिंग भी की, लेकिन आपने हमेशा सच बोला। जो बात थी खरी आपने डट के की, चैनल्स पे भी की, दीगर इश्यूज़ पे खुद भी जो आपने लिखा भी सही, बोला भी सही। आपको क्या लगता है कि ये जो आ रहे हैं निगरान आ रहे हैं, जितने सारे मसाइल इकट्ठे हो चुके हैं, इनमें कैपेसिटी है कि ये इनको 6 महीनों में या जैसे आप कह रहे हैं 3 महीनों में नहीं कर सकते, कर सकेंगे? जो टीम जिनके नाम आ रहे हैं, कुछ पता तो होगा आपको कि कौन कौन आ रहा है, तो आपको लगता है कि ये कर लेंगे सारा जो इश्यूज आप बताते रहे? मैं बिल्कुल साफ बात करना चाहता हूँ। सर, जो नाम मुझे नजर आ रहे हैं ये अक्सर नाम उनमें से ऐसे हैं जो पाकिस्तान में पहले टेस्टेड हो चुके हैं। अच्छा। और मुझे उनमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा आदमी नजर नहीं आता जो बहुत एग्रेसिवली चले। तो पाकिस्तान को इस वक्त ऐसी जरूरत है कि आप बिल्कुल इसमें आप बिल्कुल शुरू स्टेज से सफाई करें और चीजों को सही करें। तो मेरी तो ख्वाहिश ये होगी कि एक यंगर कैबिनेट, नए चेहरे जो पाकिस्तान में कभी टेस्ट नहीं हुए वो आए, जिनका कोई बैगेज नहीं हो और वो पाकिस्तान को एक नई सिम दें। जो मुझे जर्नलिस्ट नाम नजर आ रहे हैं
उनमें मुझे कोई वो उन नामों के साथ तब्दीली की आप बात कर रहे हैं वो नजर नहीं आ रही मुझे। और मुझे पिछले 2 दिन में कोई ऐसा बयान नजर नहीं आया 2-3 दिन में जिसमें काकड़ साहब ये बताएं कि वो पाकिस्तान के बुनियादी माशरती और माशी मसाइल को हल करने जा रहे हैं। अगर स्टेटस क्यों चलाना है ठीक है, फिर 3 महीने इलेक्शन कराएं और चले जाएं। अगर जो बुनियादी जरूरत है वो करेक्शन की है, जिसका मुझे सिग्नल अभी तक नजर नहीं आया है। मगर करासला साहब, मेरा ये व्यू है, मेरा जाती व्यू है कि इसी वजह से कैबिनेट की डिसीजन डिले हो रही है। और मेरा ये ख्याल है, जाती ख्याल है कि शायद कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि वो ऐसी कैबिनेट लाई जाए जो बुनियादी तौर पर तब्दीली करने की सलाहियत रखती हो। अच्छा सर, बड़ा आपने अहम बातें की हैं। पहले 3 नाम आ रहे हैं। सबसे बड़ा निगरान वजीर आज़म के पास जो बड़ी पोस्ट समझी जाती है वो है फाइनेंस मिनिस्टर की। सर, ये पहले नाम आया हफीज़ शेख साहब का कि शायद वो आ रहे हैं, कि IMF की उनको बैकिंग है। फिर उनका ये आ गया इलाना साहब का, उनका नाम आना शुरू हो गया जो हबीब बैंक के हैं कि वो आ रहे हैं। अब नया नाम जो है शमशाद अख्तर साहबा है जो गवर्नर स्टेट बैंक रही हैं, उनका नाम आ रहा है कि वो फाइनल हो गई हैं। अब इन तीनों नामों में से आपको पिक करना हो तो किसको पिक करेंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा तजर्बा है सर पूरा फाइनेंशियल सेक्टर को। देखिए, मैं अगर इन तीनों नामों की बात करेंगे तो मैं इसमें सुल्तान अल राना साहब को सजेस्ट करूंगा, इसलिए कि सुल्तान अल राना साहब पहले कभी मिनिस्ट्री में नहीं रहे। वो उनके पास कोई पास का कोई एक्सपोजर स्टेटस क्यों नहीं है। और मगर सुल्तान अल राना साहब अगर आते हैं इन तीनों नामों में तो उनको ये चाहिए कि वो बिल्कुल किसी पॉलिटिकल कंपल्शन के को छोड़ते हुए 2-4 चीजें ऐसी करके जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर वो आते हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर स्टील मिल को प्राइवेटाइज करें, खत्म, नो क्वेश्चन। PIA प्राइवेटाइज, नो क्वेश्चन। आपने IPP का सेटलमेंट, नो क्वेश्चन। ये वो चीजें हैं। SIFC जो बेचना है फैसला करें। अगर ये इस तरह के काम नहीं करते तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर आपने वही लंबे किस्सों में चीजें डालना है तो मैं इन तीनों नामों में मेरा प्रेफरेंस जो होगा वो सुल्तान राना होगा। अच्छा सर, ये बड़ा हमने माजी में देखे, बड़ी तनकीद होती थी यूजली बैंकर्स पे। वो कहते हैं बैंकर्स को क्या पता होता है इकॉनमी क्या होती है, उसने पैसे गिनने हैं, डिपॉजिट गिनना है, उसने किसी को लोन लेना है। उनको तो ये कहा, उनको इकॉनमी का ओवरऑल उनकी पिक्चर इतनी ब्रॉड नहीं। शौकत अजीज साहब थे वो बैंकर है, उसके बाद शौकत तरीन साहब आए बैंकर है, डार साहब का चार्टर अकाउंटेंट वाला बैकग्राउंड था। सो कहा जाता है कि पाकिस्तान को अब तक जेन्युइन कोई इकोनॉमिक कोई एक्सपर्ट इकोनॉमिक वो नहीं मिला वजीर खजाना। सर, मैं आपको जवाब देता हूँ इस बात का। बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी बिल का वजीर खजाना जो होना चाहिए वो एक इकोनॉमिस्ट को होना चाहिए, एक बैंकर को नहीं होना चाहिए जी। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को वजीर खजाना नहीं होना चाहिए। मगर वो आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब जेब में पैसा हो और आपकी कैश बुक में पैसा हो। इस वक्त हमारा जो वजीर खजाना होता है वजीर खजाना नहीं होता, बल्कि वो पाकिस्तान का चीफ कैशियर होता है। वो आदमी होता है जिसको IMF लोन देने के लिए तैयार होती है। इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक की जो सेटलमेंट है उससे पाकिस्तान बहुत दूर है। अभी आप इमरजेंसी में बैठे हैं। अभी आपको 8-9 महीने के अंदर या 10 महीने के अंदर अपना कैश बैलेंस करना है। मगर मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि अगले काम में या जब भी पाकिस्तान में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए तो वजीर खजाना की पोस्ट जो है वो किसी मईशतदान के पास होनी चाहिए। मगर मैं साहब आपको एक और बात कहता हूँ, इंडिया की मईशत को मनमोहन सिंह ने सही नहीं किया था। इंडिया की मईशत को सही किया था मोंटेक सिंह आलोवालिया ने, जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन था। आप डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन लेकर आए, इफेक्टिव प्लानिंग करें, काम करें, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन के साथ काम करें, एक पाकिस्तान का प्लान बनाएं, फिर मुल्क चलेगा। ये नहीं हो सकता कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं साहिवाल में कोल प्लांट लगा दूं तो मैं लगा दूं, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लाड़काना में IT की फैक्ट्री यूनिट लगा दूं तो मैं लगा दूं। इस तरह नहीं चल सकता ये मुल्क। अच्छा सर, आपने बड़ी अहम हमेशा बातें की, आप भी कह रहे हैं सर। ये हमने देखा निगरान हुकूमत के आने से इट्स फ्री फॉर ऑल। डॉलर जो था कोई लगता ही नहीं है कि कोई उसको कंट्रोल है। कंट्रोल तो खैर मेरा ख्याल IMF के साथ इनका मुआहदा हो चुका है कि आप उस पर नहीं करेंगे। तो निगरान हुकूमत के आने के बाद भी कोई हमें मार्केट फोर्सेस जो हैं वो कोई पास कर रही, कोई इन्वेस्टमेंट या उस तरह की स्टेबिलिटी या डॉलर का कहीं पे रुकना या स्टॉक एक्सचेंज। तो हाउ डू यू व्यू दैट सर? कोई ज़्यादा कोई हमें कोई चेंज नज़र नहीं आई, बल्कि ज़्यादा डॉलर जो है वो ऊपर गया सर। आपके मैं सवाल का थोड़ा समझ नहीं सका, दोबारा सवाल करेंगे शॉर्ट करके जरा। सर मैं ये कह रहा था कि ये निगरान हुकूमत के आने से डॉलर जो है, हम तवक्को करते थे कि थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी कि चलें पिछले चले गए हैं, नए लोग आ गए हैं, अब डॉलर जो है वो नीचे आएगा।
वो नीचे आने के बजाय मजीद ऊपर चला गया, 300 तक वो बताया जा रहा है चला गया। सो क्या ये किसी को उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी। देखिए, नए लोगों के आने से कोई डॉलर का पोजीशन की इंप्रूव होने की सलाहियत नहीं है। पाकिस्तान का डॉलर इंप्रूव उस वक्त होगा जब आपका कैश फ्लो सही होगा, और इस डॉलर को सही होने के लिए आपको 5 से 8 बिलियन का इनफ्लो चाहिए SIFC के अंदर में। और अगर सुल्तान राणा साहब आते हैं, जो मेरी उनके साथ गुफ्तगू होती रहती है, हमें अगले विदिन 6 मंथ कम से कम 6 बिलियन का इनफ्लो लाना है। अगर हम 6 बिलियन का इनफ्लो नहीं ला सके तो आप डॉलर की उड़ान को नहीं रोक सकेंगे। ये एक बुनियादी हकीकत है और हम इसको किसी तरीके से भी छुपा नहीं सकते। सरासर साहब इस बात को याद रखें कि पाकिस्तान की डिफॉल्ट से पाकिस्तान को सियासतदानों ने नहीं बचाया है, बल्कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से यूएस की इंटरवेंशन ने और हमारे इदारों की इंटरवेंशन ने बचाया है। ये एक इंडिकेशन है कि हमारे लोग मईशत को नहीं संभाल सकते और हर 2, 4 साल, 5 साल के बाद वहां लाके खड़े कर देते हैं, जब जाकर हम जिसको हम कहते हैं कि फिर वो इंटरवेंशन उन लोगों की आती है जिनके खिलाफ हम बातें करना शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, आपने बड़ा सोचने वाली बात है सर, कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा सर, आपने बड़ा हुआ, आपने बड़ी तीसरी गवर्नमेंट थी जिसने अपना टर्म पूरा किया है, तीसरी असेंबली जिसने टर्म पूरा किया है। क्या वजह थी कि पाकिस्तान इस 30 जून 2023 को डिफॉल्ट करने जा रहा था, जिसको एडमिट किया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। कभी पाकिस्तान ने ये सोचे कि ये क्यों हुआ, क्या इसमें एस्टेब्लिशमेंट थी, क्या मिलिट्री ने कराया? ये नहीं है। ये हमें सोचना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी कि हम ये क्या करते हैं जिसकी वजह से हम हर 5 साल बाद, 10 साल बाद एक क्वागमायर में आ जाते हैं और पाकिस्तान एक मुसीबत में फंसता है। फिर हम अमेरिका के पास जाते हैं, फिर हम और लोगों को इंटरवीन कर लोग आते हैं और हमें निकाल के लेके जाते हैं यहाँ से। अच्छा सर, आपने बड़ा हमेशा खुलकर बात की है, जैसे मैंने कहा, और बहुत सारे मेजर इश्यूज पे आपकी इनपुट जो है बड़ी अप्रिशिएट भी होती रही है। 3 सर यहाँ पे लोग जो है पिछले 2-3 सालों में रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूँ, आपसे बेहतर कोई मुवाजना नहीं कर सकता, कि शौकत तरीन साहब थे, उन पर इल्ज़ाम लगा, उन्होंने खान साहब के दौर में जनवरी फरवरी में IMF की डील जो थी उसको ख़राब किया। वहाँ से उन्होंने प्राइसेस बढ़ी, उन्होंने वहाँ पे सारे मुआहदा तोड़ा, वो IMF की डील टूटी। जिसके बाद आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने कोशिश की IMF के साथ दोबारा मुआहदा करने की। जब वो करीब पहुंच गए थे, डार साहब आ गए और डार साहब ने कहा जी मैं तो सबको यहाँ फेंटी शेंटी लगा के ठीक कर दूंगा, 200 पे डॉलर ले आऊँगा, हमें IMF की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने डिले किया, जिसकी वजह से कहते हैं कि डॉलर ऊपर गया। सो कहा यह जाता है कि शौकत तरीन साहब से लेके कि जिन्होंने IMF की डील ख़राब की, IMF की डील तोड़ी, डार साहब तक जिन्होंने उसको डिले किया, आप इन तीनों फाइनेंस मिनिस्टर को कैसे देखते हैं सर? उसमें तरीन साहब, ये मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की इनकी हैंडलिंग ऑफ IMF इकॉनमी जो है, इन तीनों को कैसे रही है सर? पहली बात तो ये कि IMF की डील किसने खराब की, किसने खराब नहीं की, वो बात की बात है। मुझे बताएं कि 16 दिसंबर 2021 को जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो मैंने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, ठीक है, और आप लोग और पाकिस्तान का कोई बंदा मेरी बात नहीं मान रहा था, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि चाहे डार साहब हों, चाहे शौकत तरीन साहब हों, चाहे हफीज शेख साहब हों, क्या उन लोगों को पाकिस्तान की पोजीशन का अंदाजा नहीं है? क्या ये सच बात नहीं कह सकते? क्या वो ये नहीं बता सकते कि आज भी जो आपको ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है IMF के साथ, अगर उसका कैश फ्लो आप बनाएं तो पाकिस्तान कोई अच्छी शक्ल में नहीं है। मसला ये है, हमारा मसला ये है साहब कि हम सच नहीं बोलते और हम ये नहीं बताते कि ये हमारा मुल्क नहीं चल रहा है, और हम आके ये फैसला करते हैं कि शौकत तरीन साहब ने गलती कर दी, उन्होंने IMF, भाई IMF तो एक मजबूरी है, अच्छा किया बुरा किया, भाई IMF के बाद जाते क्यों हो? जब आप जाना ही उस वक्त पड़ता है जब आप तबाह हो जाते हैं कि मैंने तोड़ दिया, उसने तोड़ दिया, वो चला गया, वो आ गया। ये मुझे समझाइए ना कि पाकिस्तान की मैशत, आप एक चार्ट बना लें, मैं आपका अगले प्रोग्राम में आ जाता हूँ कि 2000 में पाकिस्तान की मैशत क्या थी और इंडिया की मैशत क्या थी, और 2023 में पाकिस्तान की मैशत क्या है और इंडिया की मैशत क्या है। पाकिस्तान तबाह हो चुका है माशी तौर पर, तो इसमें सब शामिल है। 2000 के बाद से मुशर्रफ भी आके चले गए, मिलिट्री गवर्नमेंट, जरदारी साहब भी आ गए, नवाज शरीफ भी आ गए और इमरान खान भी आ गए। तो ये कहना कि पाकिस्तान की मैशत में इसने खराब किया या उसने खराब किया, ये गलत है। पाकिस्तान की मैशत के बुनियादी खदोखाल सही नहीं है और हम उसको सही करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। आपने बड़ी सार अहम बात की, लेकिन सवाल तो वो है कि जो बात आप कह रहे थे 2021 में कि डिफॉल्ट के करीब हम जा रहे हैं या हो चुके हैं,
तो उसके बावजूद जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो IMF के से डील खराब कर, उस वक्त तो हमें ताउन ज्यादा चाहिए था इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज का या इंटरनेशनल आपने मुल्कों क्या का। हासिल किया डॉक्टर साहब, मुझे बताइए ना। IMF से पैसे ले लिए तो पाकिस्तान बच गया, ये को मतलब ये कोई कहने वाली बात है? शर्मिंदगी की बात है ना कि हमने बचा लिया पाकिस्तान को डिफॉल्ट से, कि हम बराबर वाली दुकान से कर्ज लेकर आ गए। ये मतलब ये आप शर्मिंदगी की बात है या फख्र की बात है? नहीं सर, ये बताएं जब आपके पास इंपोर्ट के पैसे नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका? आपके इंपोर्ट के पैसे नहीं होंगे, LC नहीं खुल रही होगी, आपकी दुनिया भर से कारोबार खत्म हो जाएगा, मेडिसिन नहीं आ रही, एयरलाइंस नहीं आ रही, बहुत सारे बैंक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे, तो डॉलर नहीं होंगे तो मुल्क तो फिर उसका बंद हो जाएगा सर। मतलब उनको ये समझ आ रही है कि पाकिस्तान के अगले 5 सालों की क्या पोजीशन है? आप अगले 5 सालों की पोजीशन देखें, पाकिस्तान को 88 बिलियन रुपीस कैपिटल मार्केट से उठाने हैं, जबकि आपकी क्रेडिट रेटिंग जंक रेटिंग पर आ चुकी है। तो हम किस दुनिया में बैठे हैं? हम क्यों नहीं हकीकतों का सामना करते? हमारा कौन सा आदमी है फाइनेंस मिनिस्टर है, अब आ रहे हैं जा रहे हैं, हम इसी में लगे कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाला है। आप वो शेड्यूल तो उठाएं जो IMF ने बना के दिया है आपको। वो कहता है कि पाकिस्तान की जंक रेटिंग है इस वक्त CAA2 रेटिंग है, और आपके पास 88 बिलियन रुपीस आपको 5 सालों में डॉलर का पैसा उठाना है बाजार से। तो हालात खराब है, इन हालात को सही करें ना। अच्छा सर, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, या मैं अच्छा हूँ, अच्छा है या वो बुरा है। आपने सही बात की, लेकिन वो पीटी अब हमारे पास टाइम नहीं रह गया कि हम अय्याशिया कर सके। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। वो आपने तो उस 2021 में कह रहे थे, लेकिन आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। जी सर, ये आवाज थोड़ी सी ठीक कीजिएगा सर। PTI की हुकूमत तो ये क्रेडिट लेती रही है जनाब कि हमारे दौर में ग्रोथ जो है तकरीबन 6% थी, नौकरियां मिल रही थी। आपकी आवाज नहीं आ रही या राना साहब उनको आवाज नहीं जा रही मेरा ख्याल है। टॉक लेटर ऑन सर, कल बात कर लें प्लीज। ये सर बस लास्ट क्वेश्चन ले लें सर, लास्ट। जी बताइए। ये आवाज आ रही है सर आपको? आप रिपीट कर दें मैडम, आप सवाल रिपीट कर दें। मैं सर ये कह रहा था कि आप कह रहे हैं कि हालत बहुत बुरी थी, पिछले 2-4 सालों से भी हट के पीछे भी थी, तो खान साहब और उनकी पार्टी तो ये कह रहे थे हमारे दौर में तकरीबन 6% ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पे लोगों को जॉब्स मिल रहे थे, यहाँ पे आपके सेक्टर, आपका जरी सेक्टर हो, आपके यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज हों, अगेन पैसा आ रहा था, रेमिटेंसेज आ रही थी। आप कह रहे हैं 2021 में वो डिफॉल्ट कर गए थे तकरीबन, हम वो कह रहे हैं नहीं जनाब हमारे दौर में तो ग्रोथ ही ठीक थी, हम बिल्कुल सारा कुछ ठीक कर गए थे। ये कहते हैं नहीं जनाब, ये जो शहबाज शरीफ डार साहब, ये हम सारी ये चीज़ें ठीक करके गए। अगर सारी चीज़ें आप जो बता रहे हैं जो कि ठीक लग रही हैं, तो ये क्यों क्रेडिट लेते रहे, झूठ बोलते रहे कौम से, और कौम इसी पे खुश हो जाती है कि उनकी पार्टी का पसंदीदा पार्टी का जो बंदा है झूठ बोलकर चला जाए। बात ये कि इन लोगों को ये जो है ना, हमारे यहाँ एक ट्रेंड बन गया है कि अच्छी बातें बताओ और मुल्क के बारे में खराब दिखती है। हो सकता है अच्छी बात हो, मगर हमें तो ये बताना पड़ेगा ना कि आपके डॉलर का अकाउंट नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताएं कि खान साहब के लगाने में जो गाड़ियां आती रही, गाड़ियों के प्लांट लगते रहे, 4-5 प्लांट लग गए गाड़ियों की, क्या लगने चाहिए थे? आपने उस बुनियाद पे कहा कि मेरी ग्रोथ बढ़ गई, 6.5% हो गई। ये क्या सही बात थी? आप गाड़ियों के डॉलर बढ़ाए जा रहे थे, पेट्रोल के कंजम्पशन बढ़ाए जा रहे थे, तो आगे क्या होना, डिफॉल्ट ही होना था, क्या होना था? देखिए मुझे भी अच्छी लगती है गाड़ी आए, मुझे भी अच्छी लगती है गाड़ियों के प्लांट लगे, मुझे भी अच्छा लगता है बड़ी गाड़ियां सड़कों पे आए, मगर ये उस वक्त की बात है जब जेब में पैसे। आप ये रियलाइज करें कि आखिरी साल में PTI वालों ने 4 प्लांट लगवाए गाड़ियों के, और बड़ी गाड़ियों के, छोटी गाड़ी का नहीं, और उसको गाड़ियां भी आई और पेट्रोल भी खर्च हुआ उसका। आपने उस बेसिस पे GDP की ग्रोथ 6% दिखा दी, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, मगर उन सारे GDP ग्रोथ के लिए डॉलर कहां से आएंगे, ये तो बताए ना मुझे जी। ये मुसीबत है ना इन लोगों की, इनको समझ तो आती नहीं है। एक और चीज बताइएगा, GDP करते रहते हैं बैठ के, बाद में आगे जब आखिरी टाइम आता है फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान का आम आदमी भुगतता है जिस तरह आज भुगत रहा है। नहीं ठीक कहा आपने। ये सर एक और सामने आता है कि $3 बिलियन जो है शौकत तरीन साहब या खान साहब के दौर में, साहब इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि केयर टेकर ये सारी चीजें अवाम के सामने ले आए ना, उनका तो कोई बैगेज नहीं है ना, वो बताए कि हमने क्या गलतियां की हैं, क्या हमारा बुनियादी मसला है, क्या हमें सही करना है। ये केयर टेकर ये करके जाए ना इस दफा पाकिस्तान में, ये अपना से टाइम नहीं गुजारे, ये बता के जाएं कि पाकिस्तान में ये खराब कम से कम करे कुछ नहीं, और कम से कम आवाम को सच्चाई तो बता दें कि ये मुल्क नहीं चल रहा। आपको याद होगा साहब की यही मेहरबानी होगी कि ये बता के जाएं कि इस मुल्क का ये मसला है, ये उनकी मेहरबानी हो जाएगी, वो कुछ काम करे या नहीं करे। अच्छा शबर भाई, आपको याद होगा भी एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी कि खान साहब के दौर में $3 बिलियन जो हैं वो 0% मार्कअप पे उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को दिया, जिन्होंने ऐसी मशीनरी मंगवा ली, बल्कि जेट जहाज मंगवा लिया है जिसकी जरूरत ही नहीं थी सर। वो रुपये में दिया था, उस पर आर्गुमेंट हो सकती है, मगर वो डॉलर में नहीं दिया था, रुपये में दिया था। वो कहते हैं एलसी खोली गई थी सर, अगेंस्ट में
उन्होंने इंपोर्ट की मशीनरी और बहुत सी जगह ऐसी चीज इंपोर्ट की जरूरत नहीं थी। नहीं सर, वो एक अलग सवाल है। बट मेरा सवाल ये कहने का ये है कि ये किसी खान साहब या नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं है। पाकिस्तान की मईशत एक बड़े ग्रेजुअल तरीके से पिछले 20 साल से तबाही की तरफ जा रही है और फसाना साहब उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, किसी एक जर्रा बराबर इम्प्रूवमेंट नहीं है। और हम बिला वजह एक दूसरे को पत्थर मार मार के ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं खराब किया, उसने खराब किया, उसने नहीं खराब किया, मैंने खराब किया। हमारे पास इस मईशत के घोड़े की लगाम क्या है। बड़े बड़े फैसले करने चाहिए, ये रबिया भी पूछेंगे। शब्बर साहब, मैं क्विकली एक सवाल ही पूछना चाह रही हूँ कि आपने ये कहा इनिशियली कि अगर हम कुछ 2-3 बड़े स्टेप्स नहीं लेते तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, हमें 8-10 महीनों में कुछ ना कुछ बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये बड़े स्टेप अवाम को भी रिलीफ दे पाएंगे या नहीं? और याद रखिएगा, उन्होंने कहा जी स्टील मिल को प्राइवेटाइज करें, पीआईए को स्टेप। जी शब्बर साहब, शब्बर साहब हमारे साथ मौजूद है? यार राना साहब आवाज को मसला हो रहा है, जरा चेक करना था। शब्बर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आई थिंक आवाज़ का कुछ मसला है। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शब्बर साहब से डिस्कस होनी थी, खास तौर पे जिनका वो जिक्र कर रहे थे। क्लास साहब, आपसे मैं ब्रेक के बाद पूछूंगी कि जो बात कह रहे हैं उनका नज़रिया है, इसमें क्या और मजीद चीज़ें जो होने वाली हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, शब्बर जैदी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की बात कर रहे थे कि आप इसको प्राइवेटाइज कर दें, उसको प्राइवेटाइज कर दें, यूं कर दें, वो कर दें, इन तमाम स्टेप्स में अवाम को रिलीफ मिल सकेगा? और इतनी, क्योंकि अगेन वो एक फायर फाइटिंग सिचुएशन की बात कर रहे थे कि हमने कैश बैलेंस करना है 8 से 10 महीनों में, तो क्या अवाम इस सारे स्कोप में आते हैं या नहीं आते? अवाम साफ ज़ाहिर है इस स्कोप में आते हैं। जो भी पैसा होना, टैक्सेशन होनी है, वो अवाम से ही होनी है। अब जो वो बातें बता रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि इतना सारा बर्डन आप पे आ गया है, जिसको पहले तो हम अपोज करते थे, सारे करते थे कि आपको पीआईए को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, नेशनल फ्लैग कैरियर है आपका, आपको या पाकिस्तान स्टील मिल्स के साथ बड़ी लोगों के एक अटैचमेंट थी कि भुट्टो साहब के दौर के बाद रशिया ने दी और उन्होंने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया, उसको नहीं करना चाहिए। ऐसे इसी तरीके से रेलवे का था, मेरा मैसेज है। दूसरा ये वापडा का था। अब इसमें एक और चीज़ थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, इस पॉलिटिकल पार्टीज़ हूँ, जर्नलिस्ट, मीडिया जो हूँ, वो पोजीशन नहीं लेते थे बड़ी सारी कि इनको प्राइवेटाइज़ किया जाए। वो क्या थी? अच्छा, उसमें ओजीडीसी थी और भी बहुत सारे महकमे थे जो यहाँ पे इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की बात हो रही है कि इनके यहाँ लोगों को नौकरियाँ मिली हुई हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो सेक्टर है जो यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ देता है वो सरकारी सेक्टर है। वो पुलिस हो, एनएचए हो, मैं कोई महकमा आप उठा के देख लें कि लोगों की कोशिश होती है कि आप उसके अंदर चले जाएं कि सरकारी नौकरी। पहले पेंशन भी होती थी भुट्टो साहब के दौर में, सो लिहाजा एक दफ़ा आप वहाँ पे चले गए ना, फिर आपको कोई फिक्र, काम करे ना, फिर आपको नौकरी से कोई निकाल भी नहीं सकता, आप आराम से पेंशन लें, घर जाएँ। सो लोगों की जो प्रायोरिटी रही है वो नौकरियाँ रही है, सरकारी नौकरियाँ नहीं। प्राइवेट सेक्टर में लोग कम जाते थे। अच्छा, प्राइवेट की अगर जो भी इंडस्ट्री थी जो भुट्टो साहब के दौर में एक उन्होंने, आज तो कहा जाता है गलती की थी उस दौर की, अपनी उनकी कंपल्शंस होंगी कि उन्होंने प्राइवेटाइज, उन्होंने जितनी भी आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री थी सारी उन्होंने वो नेशनलाइज कर ली। उन्होंने हुकूमतें कब्जे में ले ली कि उसके बाद जो सरमायादार था, बिजनेसमैन था पाकिस्तान का, जो जेन्युइन तौर पर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर नौकरियाँ दे रहा था, वो सारे के सारे या मुल्क छोड़ गए या अपना सारे का सारा वो सरमाया लेके बाहर चले गए, या उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि अब हमने अपने खर्चे से इंडस्ट्री नहीं लगानी, जितनी लगानी है लोन लेना है, कर्जा लेना है, रियासत से कर्जा लेंगे, बैंकों से लेंगे, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपना शेयर रखेंगे और उसके कुछ अर्सा बाद कहेंगे जी आग लग गई या नुकसान हो गया, बला बला। और यूं एक उसको 70s के बाद आप देखें कि इस मुल्क में जेन्युइन तरीके से उस तरह इंडस्ट्री जो है वो लोगों को अकोमोडेट करने में नाकाम रही है। रीज़न वही है कि जो आपने 70s की उस इकोनॉमिक पॉलिसी थी भुट्टो साहब की, वो ठीक है कि बहुत सारे लोगों को आज भी कहते होंगे ज़रूरत थी, सरमायादार गरीब की वो एक्सप्लॉयटेशन करता है, उनको वेजेस पूरी नहीं देता, वर्किंग आवर्स हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस नहीं ठीक है। लेकिन तो उसका नतीजा क्या निकला कि इतनी बड़ी तादाद में, मिलियंस की तादाद में आपने सारे के सारे लोग जो है ना इन ये महकमों में रखे। अच्छा, पीआईए जो थी सबसे ज़्यादा, जहाँ पे उसके एक सीट के लिए वो कहते थे हंसतो, या एक जहाज़ के लिए जहाँ पे आपको 3 बंदे चाहिए थे, 2 चाहिए थे, वहाँ 15-15, 20-20 खड़े हैं। सो प्राइवेट एयरलाइन जो हैं
उन्होंने जो आई हैं, जो मुकाबला दिया है, रेट्स बेहतर हुए, सर्विसेज बेहतर हुई है। सो एक समझा जाता है कि अगर आपने पीए में रखने हैं, आपने पॉलिटिकल टूल बना लिया है कि सब आपने नौकरियां देनी, हर एमएनए, हर एमपीज, ये सब करते रहे, बेनजीर भुट्टो साहब करते रहे, नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं, उसके बाद जो लोग भी आते रहे हैं वो सारे के सारे नौकरियां देते हैं, हर बंदा जाते वोट दे रहे हैं, नौकरी दें, वोट दें, नौकरी दें। सो आपने रुख जो है प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने की आपने कोशिश नहीं की। अब आप निकालते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल हैं, प्राइवेटाइज करते, जैसे बैंकों को किया। अच्छा, उस वक्त आपने जितने पैसे दिए, हैंडशेक उनको दिया गया, जिसकी वजह से बैंक जो है इस वक्त आप उनको देखें 1 खरब या 80 अरब 84 अरब, मतलब बैंक इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। एक तो हुकूमत पाकिस्तान खुद उनसे कर्जा लेती है, अल्लाह के फजल से इतना बड़ा गाहक मिला हुआ है, उनको जरूरत नहीं है कि स्मॉल इंडस्ट्री या छोटे छोटे कर्जे दें। हुकूमत पाकिस्तान खुद ही उनसे कर्जा ले, पहले डिपॉजिट देती है अपना, उस डिपॉजिट देने के बाद फिर पहुंच जाते अब हमें कर्जा दें, और उसमें कमर्शियल कर्जा भी है, फिर आपका महंगा कर्जा। सो बैंक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का डील करते हैं, वो 1-2 खरब रुपया आराम से प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन कमा रहे हैं, और बैंक किसी को वो सिफारिश पे रखते नहीं है। सो ये मॉडल वो कहते हैं इधर भी अपना आके लाएं कि आपको टैक्स भी दे रहे हैं, उल्टा कि आप फंड करें। ये तमाम इदारे जो हैं ये सारे के सारे, इनको आपको अब ये इसको देख लें, स्टील मिल्स को देख लें, मतलब हजारों की तादाद में लोग, उनको नहीं ब्लेम करना, वो बेचारे 2008 था ये प्रॉफिट में जा रही थी, इसने 10-12 अरब, ये मुझे याद है जनाब मुशर्रफ दौर तक ये प्रॉफिट में गई थी। जो ही यहाँ पे एक उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद जो काम शुरू हुआ, इस वक्त देखें मेरा ख्याल है 700-800 अरब रुपया का इस वक्त डेफिसिट है। उनको तनख्वाहें घर बैठे दी जा रही हैं, मेडिकल देनी चाहिए, और सुना उनकी ज़मीन पे बड़े इशू चल रहे हैं कि हर कोई आंखें लगा के बैठा है। सो वो ये जो वो सलूशन दे रहे हैं, हुकूमतें डरती हैं कि हमारा वोट बैंक है, हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट है, लोग नौकरियों से वो जाएंगे, उनके घर हैं, बच्चे हैं, स्कूल हैं, फीसें हैं, इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को बेरोजगार करेंगे प्राइवेटाइज कर, मान लिया हैंडशेक देंगे, वो चलो 2 महीने 3 महीने 4 महीने गुजारा कर लेंगे, देन व्हाट नेक्स्ट? इंडस्ट्री तो है नहीं, इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रही, ना बाहर से आ रही, ना मुल्क के हालात आपके ठीक हो रहे हैं। सो सोल्यूशन ठीक है, लेकिन उसके इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी बड़ी है कि कोई मुल्क या कोई हुकूमत उसको लेने को तैयार नहीं है। इतनी बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारी आएगी। अच्छा क्लास साहब, जो मुझे शब्बर जैदी साहब की बात से समझ आया वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि जिस तरह इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें चार्ट ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है, या पहले प्रायोरिटी इसकी होनी चाहिए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रिवाइव किया जाए, उसके बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए। सो डू यू एग्री? और मैं उनकी बात ठीक समझ पाई हूँ? बात यह है कि अब वो बड़े, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ शबर जैदी साहब की, इसलिए कि वो बहुत सारी चीज़ें अनपॉपुलर कहते हैं जो किसी को जरूरत नहीं होती। ये उनकी क्वालिटी है शबर जैदी साहब के मत से। अनपॉपुलर बात करना बड़ा मुश्किल है, लोग सुनना ना चाह रहे या लोग सुनना चाहते हैं, ना चाहते हो, फिर आपने उन लोगों के साथ काम किया होता है, आप उनको जानते होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, कॉमरेड होते हैं, सो उनके खिलाफ उनके पॉलिसीज पे बात करने का मतलब क्या होता है? आप जाती दुश्मनी पाल रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो ये नहीं समझा जाता ना कि एक उसकी ऑफिशियल पोजीशन हो सकती है या इट्स ए बिजनेस, नथिंग पर्सनल। वो तो कहते हैं इसने मेरी पॉलिसी पे बात की है तो मेरा दुश्मन है, तो मैं देखूं मैं कैसे टाइट कर सकता हूं इनको, इन जैदी साहब इन कंपनी को। लेकिन इसके बावजूद जैदी साहब जो खुल के बात करते हैं, डट के बात करते हैं, और हमेशा उन्होंने बात बहुत, खान साहब के दौर में भी वो बातें करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे अनपॉपुलर भी थे। वो जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ी सा मुझे उनसे उस पर इख्तलाफ है। वो जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनको नहीं ब्लेम कर रहे, वो आपने नोट किया होगा उनकी गुफ्तगू में, विच वाज अ बिट, मतलब मेरे लिए थोड़ी सी वो थी कि अगर वो नहीं झूठ बोलते हैं, सपोज लोग कौम को सच नहीं बताते, या इनका कसूर नहीं है, क्योंकि पिछले कई अरसों से सारा कुछ होता जा रहा है और मुशर्रफ दौर से डिक्लाइन हो रहा है, शौकत अजीज़ का कसूर भी नहीं है, इसके बाद वो क्या कहते हैं और बहुत सारे गुजरे, डार साहब का भी नहीं है, मिफ्ता साहब का भी नहीं है, हफीज शेख का भी नहीं है, शौकत नहीं है, फिर किसका? हमारा है, अवाम का है, लोगों का है, जिनके फिर ना है ना। अगर मैं कोई चीज फिक्स नहीं कर सकता, डार साहब नहीं कर, डार साहब को हमने तो नहीं कहा था कि जब मिफ्ता साहब जैसे तैसे चला रहे थे, आप आए फिर फिक्स करके देते, आपने डिले किया। बल्कि ये डॉलर जो आज तक गया है जब डार साहब आए थे उस वक्त डॉलर 240 से 45 से आ गया था, 220 तक आ गया था। उन्होंने कहा मेरे जाने से पहले इस्लामी आ गया मुझे, और मैं इसको 200 से नीचे लेकर आऊंगा। उन्होंने कहा जी मैं तो आई, और आते IMF को तड़िया लगाना शुरू कर दी, पल्ले नहीं धेला कर दी, फिर मेरा मेला। आप मतलब ये भी उन्होंने चले जी कर ले। उन्होंने कहा जनाब मिफ्ता साहब क्योंकि IMF के साथ डील कर रहे थे और उसमें बहुत सारी कंडीशनैलिटी थी, मैं IMF से डील किए बगैर मैं इनको करके दिखाऊंगा, डॉलर भी कंट्रोल होगा और पैसा भी आगे, उन्होंने फिर करके दिखाएं। तो डार साहब ने जो डिले किया उसमें, जो डील करने में, जो मिफ्ता साहब शायद मेरा सितंबर अक्टूबर में कर लेते, ये जितना आपके ऊपर ये इस वक्त 70-80 रुपए ऊपर गया है डॉलर, डार साहब शुड बी ब्लेम्ड फॉर दैट कि आपने जो IMF के साथ जब जाना ही था, बातचीत हो ही रही थी, आपको पता था कि हमने अल्टीमेटली जानी थी, फिर आपको इतने बड़े मतलब एक उस दावे करने में ते
उसमें उस बड़के मारने में जो बात अभी जैदी साहब ने की है कि झूठ बोलने में क्या फायदा था, अगेन सिर्फ इसलिए कि मिफ्ता इस्माइल के साथ आपका पर्सनैलिटी क्लैश चल रहा था या आपकी ट्रेड ऑफ वार चल रही थी, तो आपने कहा मैंने मिफ्ता साहब को झूठा साबित करना है, मैंने तो IMF के पास नहीं जाना। फिर आप गए ना साल के बाद, आप इस एक साल में आपने उसके IMF के पास ना जाकर अपने रुपीस को डिस्टेबलाइज किया, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ी, दुनिया का वो आपको पैसा नहीं आ रहा था, सऊदीज ने, कुवैती, उन्होंने सारी UAE ने पैसे रोके, सब ने कहा जी पहले IMF के पास जाएं। सो डार साहब ने जिस तरह की थी, अगर इनका कसूर नहीं है, मतलब असद उमर का कोई कसूर नहीं है जी, बे उनका उसके बाद अगर हफीज शेख साहब का नहीं है, शौकत तरीन का नहीं है, मिफ्ता साहब का नहीं है, डार साहब का नहीं है, ये सारे जनाब इनका तो नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल चेंजेस ठीक नहीं है। तो स्ट्रक्चरल चेंजेस किसने करनी थी? इन्होंने करनी थी ना। इसमें बड़ी एक मांडीवाला साहब एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे तब तक मीशत को और सियासत को अलग अलग नहीं रखा जाएगा। बड़ी अहम ये बात एक डार साहब की जो उनका पैटर्न रहा है वो सियासत करते रहे इसके ऊपर, साहब डॉलर ने के की है। ऊपर, साहब और ने की है बट ऐसी सियासत मोस्ट की है। रिसेंटली उनकी सियासत की जो कॉस्ट है वो आवाम ने पे की। अच्छा, वो बात उस पे वो खैर उनके अपना उनको पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्टेड। असल तो शौकत तरीन साहब से काम शुरू है कि आपने यहाँ पे IMF के साथ डील चल रही थी जनवरी फरवरी वाली 2022 वाली, आपने क्यों उसको डिरेल कर दिया? मतलब मुल्क है तो आप है ना, फिर अगर फिर आ जाते ना, सबसे बड़ा जो इस मुल्क के साथ जो मेरा खिलवाड़ किया गया है ना, क्योंकि पॉपुलर बात नहीं है ना, हर कोई तो कहता नहीं, उनको हटाया तो उन्होंने ठीक किया, वो भाई मुल्क के साथ ठीक ना, मुल्क रहेगी, आवाम रहेगी, तो आप दोबारा आके हमारे सरों पे चढ़ के बैठ जाइएगा, हुक्मरानी फिर कर लीजिएगा। इनसे सबसे बड़ा क्राइम जो है ना इस मुल्क के खिलाफ, अगर मुझसे पूछें, वो आपने जब जनवरी फरवरी में जो IMF की डील को खराब किया, जो उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन थी, आपने मीट नहीं की, उनको वैलेट किया, जानबूझ के किया, आपको पता था कि IMF से वॉकआउट कर जाएगा, वही हुआ, वॉकआउट करके फ्री फॉर ऑल हुआ और डॉलर आपके हाथों से निकला। फिर उसके बाद अगले डार साहब आए, उनकी लड़ाई उनके साथ शुरू हो गई, मिफ्ता साहब को वो ठीक करने में लग गए कि इनको मैं झूठा, एक दूसरे को झूठा सच्चा करने में, मुझे क्यों हटाया, हमारी हुकूमत क्यों जा रही है। डार साहब ने कहा जनाब कि ये मिफ्ता साहब को क्यों वजीर खजा, इनके इंटरनल, इनके पेटी मैं कहूँगा पेटी, इनके लड़ाई झगड़ों पर्सनैलिटी क्लैश से बच्चे नहीं लड़ते स्कूलों में, उस तरह की लड़ाई झगड़ों में मुल्क में डॉलर आपका 300 से ऊपर चला गया। नहीं तो इसने नहीं आना था। अगर ये IMF की डील इंटैक्ट रहती, आपकी जनवरी फरवरी 2022 वाली, ये ना तोड़ते, उसमें शौकत तरीन साहब कंपनी बाद में टेलीफोन भी कर रहे थे, शुक्र करें कि वो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं थे, उसमें होते, चाइना में होते, रशिया में होते, और उसके सऊदी अरब या इस तरह ईरान या लिबिया, इन ये मुल्कों में होते, और इस तरह की वो कॉल्स करते पकड़े जाते। तो फिर आप सोच ही लें, उन पे FIR हुई थी, पता नहीं उस FIR का क्या बना, वो किसी को पता ही नहीं है, उनके तल्लुकात बड़े थे। डॉलर तो अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो ये जो नई काबीना बनने जा रही है टेक्नोक्रेट्स की या ब्यूरोक्रेट्स की, जिसमें इनकी शमूलियत का इम्कान है, सियासतदान नहीं डिलीवर कर सके मईशत के महाज पे, ये कर देंगे? वो जो बात उन्होंने की है बड़ी अहम की है, मतलब शबर जैदी साहब की बात को आगे लेके चलते हैं कि सियासतदान चलो वो जकड़ा हुआ होता है, वो बंधा हुआ होता है, वो सियासी तौर पर उसको वोट चाहिए, उसको मुल्क की नहीं फिक्र होती है, ये बात तय है। अगर मुल्क की फिक्र होती तो शौकत तरीन साहब जो है जनवरी फरवरी में ये डील खराब ना करते, उनको फिक्र होती नहीं थी, तोड़ी उन्होंने, उन्हें पता था ये एक्सपेक्टेड है, नहीं हुई। अगर मुल्क की फिक्र होती, डार साहब जो हैं वो आके वो मिफ्ता इस्माइल की IMF के साथ की हुई जितनी प्रोग्रेस थी उसको रिवर्स ना करते। सो ये लोग अपने सियासी तौर पर अपना फ़ायदा देखते हुए पर्सनल लड़ाइयों में पड़ते हैं। वो ये कह रहे थे कि निगरान इन चीज़ों के वो नहीं होते, उन्होंने कोई बैगेज नहीं होता, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने वोट लेने नहीं जाना। ये जो बार बार हमें शहबाज शरीफ साहब और कंपनी बताते थे कि जनाब ये देखें कि जनाब के हमने पॉलिटिकल कॉस्ट दी है, क्यों दी है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, हमने अनपॉपुलर फैसले किया, हमने IMF से डील की, हमने पेट्रोल गैस बिजली की कीमतें बढ़े जिससे लोग खिलाफ हो गए, महंगाई बढ़ गई, हमने बड़ी कुर्बानी दी। दैट्स व्हाट दे से, इसलिए वो कहते हैं हम फैसले नहीं करने के तैयार थे। अगरचे इस तमाम में से 18 महीने से सबसे बड़े बिग बेनिफिशरी जो है ना वो ये खुद हैं, इनके अपने केसेस हैं, इनके मुकदमे हैं, सारी चीज़ें सेटल हुई, इन्होंने पैसे वापस लिए, घर वापस लिए, सारी चीज़ें होगी वापस। ये जो निगरान है ये नहीं कर सकते। लेकिन मेरा उनसे इस बात पे इख्तलाफ है थोड़ा सा, फिर शबर साहब से, बैंकर की आदत ही नहीं होती इकॉनमी चलाने की, इसलिए बैंकर कभी इकॉनमी को अच्छा खुद भी मान रहे थे उसमें शबर साहब। एक मतलब उनका कह सुल्तान अली अलाना साहब का कह रहे थे कि ये उनका है, वो भाई बैंकर को एक ही दिलचस्पी होती है, पैसा पकड़ो, मैंने नहीं करना, मैंने पैसा खर्च नहीं करना, मैंने डिपॉजिट रखना है, मैंने इसके बाद उसको सूद पे कर्जे देने, मार्कअप पे कमाना है। उसका वो विजन ही नहीं होता कि इकॉनमी में पैसा डाल के आप कैसे ट्रिगर करते हैं इकोनॉमिक एक डेवलपमेंट होगी, लोगों को जॉब्स मिले, कोई पैसा जाएगा। सो ये जो विजन होता है ना, बड़ा इनका टनल टाइप विजन होता है बैंक वाले का कि मेरे पास डिपॉजिट, मेरा अपना भाई बैंक में रहा है, मुझे पता अंदाजा है कि घर में क्या गुफ्तगू होती थी कि उनको डिपॉजिट, मेरे अपने एक दो रिश्तेदार करीबी अजीज जो बिरादर लाभ वगैरह वो बैंक में है। सो आई अंडरस्टैंड दैम कि उनकी क्या होती है। अभी वो नाम जो बता रहे थे कि उन्होंने कहा जनाब कि कोई नाम ऐसा नहीं है, कि मतलब हमने 3 नाम बताया, उन्होंने कहा सुल्तान अली साहब हैं, वो ये उनको ले लें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ
बैंकर वॉन्ट बी एबल टू डिलीवर, बल्कि इकॉनमी को स्क्वीज करेगा ज़्यादा। वो यही कह रहे हैं शायद कि पैसा बचाएगा, ज़्यादा गैर जरूरी खर्चे नहीं होंगे। आप जब उन खर्चों को रोकेंगे, फिर जहन में रखें इकोनॉमिक जो आपका होता है ना, आपकी एक्टिविटी है, मोटरवे बनना है, स्कूल बनना है, कॉलेज बनना है, कोई काम होने हैं, चीज़ें होनी है, लोगों को जॉब्स मिलने हैं, मार्केट में पैसा जाना है, फिर वो रुक जाता है और आपकी वो जो अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट जो है ना, अकाउंट जो होते हैं वो बेटर सिचुएशन में आ जाते हैं। अच्छा क्लास साहब, मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें अमेरिका के हालिया बयान के हवाले से, जिसमें वो कहते हैं कि हम निगरान सेटअप के साथ चलने के लिए तैयार हैं, सो डू यू सी कि ये जो हालात ख़राब हुए थे साइफर के मामले के वजह से ये रिपेयर हो रहे हैं? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन हो, तो इज इट अ रूटीन स्टेटमेंट और देयर इज अ मैसेज? मेरा तो ख्याल है ये रूटीन एक पड़ा रहता है। जैसे हमारे यहाँ एक तकरीर होती है ना वज़ीर आज़म साहब की, या कोई भी जब नया वज़ीर आज़म आता है तो एक हमारे बैठे होते हैं यार दोस्त, उनके स्पीच राइटर होते हैं ना, एक पुरानी तकरीर लिखी पड़ी होती है, उसको निकालते हैं, नाम शाम आगे पीछे हटा के, एक नहीं होता आपको फार्मूला टाइप। सो अमेरिकन ने यही कहना था, मतलब उनसे सवाल होगा उनके स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स में कि पाकिस्तान में जो नई हुकूमत आती है आप उसको क्या कहते हैं, तो वो क्या कहेंगे कि नहीं जी हम पाकिस्तान की ये निगरान हुकूमत आई है अगर, तो हम उसके साथ काम करने को तैयार नहीं हो, मतलब वो नहीं कहेंगे। दैट्स वेरी ऑब्वियस। कोई भी मुल्क दुनिया का नहीं कहेगा कि जनाब के पाकिस्तान में निगरान हुकूमत क्यों आई है। हाँ, अपनी रिजर्वेशन जरूर देंगे कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रही हैं, पॉलिटिकली तौर पे यहाँ पे क्रैकडाउन हो रहे हैं, लोगों को उनको लीगल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो नहीं मिल रहे, उनको फेयरनेस का मुजाहरा होना चाहिए, परसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, ये बात ज़रूर करेंगे। और कहा भी है माजी में, अमेरिकन ने इस पर अपनी कंसर्न का इजहार भी किया है, जब ये पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने जेन्युइन तौर पर ये कंप्लेंट्स की हैं, बल्कि अभी जो आ रही हैं उसमें खान साहब के हवाले से आई हैं, सारे पार्टी के चेयरपर्सन जो हैं, जो बुशरा बीबी साहबा मिलकर आई हैं, और जो वो चीज़ें बता रही हैं, मेरा ख्याल हुकूमत को बड़ा उस पर उसको सीरियस लेना चाहिए कि वो ठीक है आपके जो भी डिफरेंसेस हों, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, जेल में हैं, आप उनको कम अज़ कम जो उनकी बनती हैं फैसिलिटीज़ आपको वो देने चाहिए। ये वो विक्टिमाइजेशन का कल्चर, जैसे खान साहब ने कहा था उन्होंने अमेरिका जाके, मैं अभी वापस जा रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब का वो ना AC उतार लूँगा। अब ये है ना, ये कार में है ना, एक दूसरे को इन्होंने एक इतनी ज़ाती दुश्मनी में चले गए थे कि खान साहब कह रहे हैं मैं वापस जा रहा हूँ, मैं इनका ये नवाज शरीफ साहब का वो उतार लूंगा, AC उतार लूंगा। इनकी बारी लगी, ये वो मशवरे तो शेख ऋषि साहब दिया करते थे सारे, और फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट अब हो रहे हैं। सो ये जो खान साहब के साथ एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके रहे हैं, एक मतलब पार्टीज में होती हैं, नवाज शरीफ साहब जेल में रहे, जरदारी साहब रहे, गिलानी साहब रहे, भुट्टो साहब, बस सारे लोग रहे हैं, वो भी जेल में गए हैं, पॉलिटिशियन जाते रहते हैं, वट एवर द क्राइम्स, सजाएं हुई अपनी जगह पे, लेकिन कम अज कम उनको आप थोड़ी फैसिलिटीज दें। ये बहुत बड़ा, मैं हमेशा कहता होता दोस्तों में, पता है उनको कि किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती कि उसको कुर्सी से उतार के घर भेज दें। दिस इज द बिगेस्ट एक आप सजा होती है कि कहाँ हटो बच्चों हैं, सलूट हो रहे हैं, गाड़ियों के काफले हैं, हेलीकॉप्टर हैं, आपकी आंख के इशारे पे लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, और इधर उधर लोग, और अचानक आप वहां से उठ के घर पे आ गए, सड़क पे आ गए, नोबडी रिकॉग्नाइजेस यू। ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी होता है। ये बहुत बड़ा शॉक होता है जो एक प्राइम मिनिस्टर जो है इतने बड़े स्टेटस से एकदम रोड पे आ जाए। सो फिर आप उठा के अगर उसको जेल में भी जा रहे हैं फॉर वटेवर, मैं कहता हूँ इंसाफ ही होगा, आपने किया होगा, मान लिया, फिर आपको कम से कम उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। एक बंदा जेल में बैठा है, आपको एक बेहतर अच्छा कमरा देने में, या अच्छी फैसिलिटीज़ देने में, टीवी देने में, अखबार देने में, या उनको एक्सेस देने में, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये जो है कि आप उनको सबक सिखा रहे हैं। रीज़न कि खान साहब ने उस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा था जी मैं इनका AC उतार लूंगा, सो सेट सम न्यू प्रेसिडेंट। सो मेरा अभी भी ये है कि ये कुछ रिवायात जो है ना थोड़ी सी रहने दें। जेल में आना जाना सियासतदानों को लगा रहते हैं, आपकी बारी भी कल को आ सकती है, जैसे खान साहब की कभी किसी ने सोचा था खान साहब विल बी इन जेल। सो इनको मेरा ये ख्याल है फैसिलिटीज़ वाइज जो बातें बुशरा साहबा ने की हैं, अगर ठीक बातें की हैं उन्होंने, अगर सच्ची बातें की हैं, क्योंकि आपको पता इन बातों पे तो बहुत सारा बाद में पता चलता है कि उस पर एग्जैजरेशन होती है, लेकिन हुकूमत ने अभी तक उनको क्लैरिफाई नहीं किया कि बुशरा साहबा जो कह रही हैं या उनके वकील जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। सो जब तक उनकी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती, इसका मतलब है बुशरा साहबा सैनिटी मस्ट प्रिवेल, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, फैसिलिटीज देनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्लास साहब, राजा रियाज साहब ने एक बड़ी रिवीलिंग सी बात की, उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में होंगे। उन्होंने कहा हमारे बड़ों ने ये फैसले किए। उनके बड़े कौन है? सियासतदान ये कोई और है? आप भी बड़े मुश्किल सवाल करते थे कि उनके बड़े कौन है। तो वैसे राजा रियाज साहब का बड़ा कौन हो सकता है? वैसे सोचा जाए एक लम्हे के लिए, राजा रियाज साहब को तस्वर में लाएं
और फिर सोचें कि तस्वुर में ही रह जाते हैं वही फिर। कह रहा हूँ, और फिर सोचें कि राजा साहब जो है ना उनके कोई बड़े भी हैं जिनकी उसमें की जाती है। सो ये चीज़ मेरा ख्याल है पहले हम ये खबर हम अपने सही डिस्कशन कर चुके हैं कि ये अभी उन्होंने शबर साहब ने भी कही है बात, सबको पता है। लिहाजा वो ठंड प्रोग्राम है जो वहाँ पे हुआ ना सुप्रीम कोर्ट में, कल ही हुआ ना मेरा ख्याल है, जब उनसे पूछा गया इलेक्शन कमीशन इलेक्शन, उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। नहीं, उन्होंने उसमें लफ्ज था कि शान उचकाना, उन्होंने शान उचकाया, उन्होंने मतलब है, और कोई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई उसमें नहीं किया। सो वो इलेक्शन कमीशन आराम से बैठा हुआ है। तो क्यों? रीजन है वो एक उसमें आइन में प्रोविजन है कि जो उस वक्त अप्रूव की गई थी कि आप जो है इलेक्शन जो है जब नए इलेक्शन होंगे अपडेटेड उस पे मर्दमशुमारी की जो आपने हल्का बंदियां करनी है ना उन पे होंगे। ये कोई एक वो बताया जा रहा था कि वो प्रोविजन है। उस प्रोविजन को बुनियाद बना के उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी बता दे, नोटिफाई हो गया कि हम वो हल्का बंदियां वगैरह जो है वो काम जो है पहले उसको देखें। सो इलेक्शन कमीशन बड़ा राइटली कह सकता है कि एक्सीलेंसी हम क्या करें, कानून हम तो नहीं बनाते, पार्लियामेंट बनाती है, चेंजेस हैं पार्लियामेंट लेकर आती है। अगर आप लोग ये कानून बना के गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि पहले आपने हल्का बंदियां अपडेटेड उस पर करनी है, आपने नई हल्का बंदियों में करनी है, तो हम क्या करें, हल्का बंदियां कर रहे हैं। सो वो जहनी तौर पर ये सारे लोग जो हैं वो मार्च में इलेक्शन के लिए लग रहे थे। मार्च के बाद क्या होगा, दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग कि 6 महीनों में क्या हमारे जो वो बड़े भाई हैं, बिग ब्रदर्स हमारे बड़े, क्या वो 6 महीनों में चीज़ें फिक्स कर लेंगे। उन्होंने चीज़ें भी फिक्स करनी है, बंदे भी फिक्स करने हैं। सो इट्स ए बिग टास्क। वो टॉम क्रूज वाला मिशन इम्पॉसिबल ये 5 या 6 सीजन जो चल रहा है कि आपने बंदे भी फिक्स करने हैं, आपने सूरत हाल भी फिक्स करनी है। टाइम कितना है, 6 महीने। अदरवाइज 6 महीने में नहीं कर सकते तो फिर लंबा प्रोग्राम है आपका, तो फिर बड़े भाई जाने और राजा रियाज साहब जाने। और जो ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिख दिया है और उधर आसिफ अली जरदारी साहब खामोश हैं, मौलाना फजलुर रहमान खामोश हैं, कोई इलेक्शन की हल्ला गुल्ला नहीं है, कोई कैंपेन नहीं है। सो माहौल तो नहीं है क्लास साहब, वो नहीं है, बिल्कुल दूर तक नहीं है। उन्हें पता है उसकी रीजन है। जब आप वही वाली बात मर्दमशुमारी के आप उसमें चले गए हैं इनमें चीज़ों में कि अपडेटेड करें, चीज़ें हल्का बंदियां करें, तो फिर एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल बहाना तो आ गया ना आपके पास। अब आते शाह महमूद कुरैशी साहब का मैं देख रहा था जो चीज़ें लेटर लिख रहे हैं, वज़ीर आज़म को कह रहे हैं, भाई ये कुछ महीने पहले की बात है। बंदे को ना वैसे डरना चाहिए, मैं खुद डर जाता हूँ बहुत सारी चीज़ों, अपनी काउंसलिंग करता रहता हूँ मैं। कुछ महीने पहले तक ये हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट हाथ बांध के इनके पीछे थे, याद है आपको, हाथ बांध के वर्चुअली, और ये संभाले नहीं जाते थे हमारे पीटीआई के दोस्त। यहाँ पे मुज़ाकरात करवाए थे इन्होंने सादिक संजरानी साहब के उसमें, जिसमें फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब थे कि आप बैठे और डेट तय कर लें। डेट क्या तय हो रही थी उन दिनों में, जुलाई की। मुझे याद पड़ता है, तो हुकूमत कह रही थी कि जुलाई की डेट कर लेते हैं, तो ये भी राजी हो गए थे फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। जो बातें आई थी, खान साहब ने उनको ऐसी उन्होंने मतलब सुनाई और इनकी ऐसी उनको बातें किया, मैं क्या कहूँ, जो बाद लोग कहते हैं अच्छा खासा नाराज हुए कि तुम लोग इस पे एग्री क्यों कर रहे हो जुलाई के इलेक्शन पे, इनको अभी करवाएं, अप्रैल में करवाएं, मई में करवाएं, 1 महीना। जब पूरे के पूरे एस्टेब्लिशमेंट कह रहे थे, जनाब खान साहब जान दो कुछ अरसे के लिए, हुकूमत कह रही थी, मीडिया में बहुत सारे सीनियर एलिमेंट्स कह रहे थे, माँ सिवाय आपके तबलचियों के जो आपको उठाई जा रहे, तो नहीं जी खान साहब आप ही हैं, आप आखिरी हैं, आपके बात तो क्या मत है, यहाँ पे आप जो कहेंगे वही कुछ होगा। सो जो आप में सेंस ऑफ एक अचीवमेंट आती जाती है ना, एरोगेंस के आई कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल, इट्स ए डेंजरस थिंग। आपको उस वक्त इलेक्शन, अगर आप गवाह हैं, उन्होंने 8 अक्टूबर का कहा था इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा, मैंने कहा ये 8 नवंबर देते हैं खान साहब, मान लें, याद है आपको, मैनी टाइम्स, एक दफा नहीं, आपको तो 8 नवंबर को इलेक्शन नहीं मिलने वाले, आप अपने चक्रों में पड़े हुए हैं। वो कहते थे नहीं अभी अप्रैल में करवा लें। सो आपका जो मौका था, टाइमिंग होती है, पॉलिटिक्स में भी होती है, क्रिकेट में होती है, क्रिकेट को ज्यादा पता होना चाहिए था कि मैंने टाइमिंग क्या, वो टाइमिंग थी, बाल आपके पास थी, आपके पास बार्गेन करके बार्गेन हो रही थी, आप उल्टा 1 महीना और बढ़ा देते, आपसे सब्र, मतलब ये पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पेशेंस, वेट एंड सी करना पड़ता है, लूज बॉल का वेट करना पड़ता है। क्रिकेट में जो आप हमें टर्म में समझाते थे, आपने लूज बॉल का वेट ही नहीं किया, उल्टा आप खुद लूज बॉल हैं, आप फेंकते रहे, जिसके उन्होंने मारना शुरू किया। एक चीज का मुझे है कि खान साहब आप वो जेल में बैठे हुए ना, जेल एक चीज अच्छा करती होती है ना काम, और हो सकता है खान साहब ट्रांसफॉर्म होके आए, सेल्फ रियलाइजेशन, एक तो सेल्फ रियलाइजेशन होती है, दूसरा पेशेंस। जेल आपको ना पेशेंस सिखाती है। ये बात मुझे आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी 2003 में। ये वहाँ पे ये नैब की कस्टडी में थे, तो उन दिनों में न्यूज़ में था, तो आई वाज राइटिंग सम प्रोफाइल, पॉलिटिकल प्रोफाइल ऑफ द पॉलिटिशियन। तो मैं इनसे जाके मिला था वहाँ पे, उसकी नैब की उसमें रावलपिंडी की जो इनकी वहाँ पे पेशी थी, तो दोस्त भी थे, मोहसिन रजा साहब थे, शोएब भुट्टा साहब थे, बल्कि मुझे याद है उस वक्त ये फरहतुल्लाह बाबर साहब से सारे बैठे थे। तो जरदारी साहब भी वहाँ पे थे, मिला, खैर पहली दफ़ा मैं मिला तो जरदारी साहब ने ना मेरा एक काम किया, मेरी जेब में ना एक पेन था,
अच्छा। उन्होंने पेन निकाला, उसको चेक किया, फिर मेरी जेब में डाल दिया। फिर मेरे हाथ में फ़ोन था, फिर फ़ोन मांगा। अच्छा, मैं कि शायद कोई कॉल करनी हो, कि मैंने दिया फ़ोन शून, इधर उधर देखा। मुझे उन्होंने बड़े इन क्यूरियस और उस निगाहों से पूरी जैसे तलाशी नहीं लेते, तो मुझे फील हुआ कि शायद वो मेरी वो ना तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, कोई वायर तो नहीं है, कुछ चीज़ें इस तरह। मुझे थोड़ा ऑफेंड हुआ। मैं सर बात सुने, मुझे यहाँ पे आपके दोस्तों ने कहा है, मोहसिन रजा साहब, शोएब भुट्टा साहब, फरातुल्लाह बाबर साहब ने, कि मैं और लोगों को प्रोफाइल कर रहा हूँ, यू आर इन जेल, मुझे आपसे मिलना चाहिए। मैं तो इनके कहने पे है, दोस्तों को अप्लाइज करने। आपको अगर मुझ पे शक है, अगर मैंने रिकॉर्ड करनी भी है, आई एम जर्नलिस्ट, मैं तो अभी भी आपके सामने रिकॉर्डिंग रख दूँ कि जो बात होगी रिकॉर्ड पे होगी, तो मुझे आपको वायर करने की या मुझे आपको ये बग करने की क्या जरूरत है। खैर, उस पर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। तो मैं कहा, मुझे आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तो इनको कहना चाहिए था, दोस्त ना बुलाते। वो अगर वो सब आते रहे, मिलते रहा करें, आप पे भी ट्रस्ट मुझे हो जाएगा, मुझे कहने लगे। फिर उन्होंने 2-3 बातें बताई जेल की। मैं कहा, जेल से आपने क्या सीखा? जो खान साहब के लिए मेरा ख्याल इट कुड बी गुड लेसन। उन्होंने कहा, जेल से मैंने सबक सीखा, पेशेंस सीखा है। जरदारी साहब ने कहा। मैं कि कैसे जी? उसने कहा, जेल में आप जाते ना, बड़े आदमी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के, आप स्पाउस हैं, बहुत बड़ी बिग गन है, अचानक आपको जेल में फेंक दिया जाता है। आप 2-4 दिन तो बड़ी फां में रहते हैं, हाँ हूँ ये, आप समझ नहीं आता क्या होता है। तो आपको चौथे 5वें दिन ना सुकून आ जाता है। वो जैसे वाइल्ड हार्स होता है ना, जिसको टेम किया जाता है यहाँ पर उस पर रेंच वगैरह में, उसको कई दिन तक दौड़ाया जाता है, उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही ये बड़े लोगों के साथ भी जेल में ये कुछ होता है। उसने कहा, मैं अब तमाम मर्सी पे हूँ, इसके ये जो पुलिस वाला सिपाही खड़ा है, इसने मुझे पानी दे तो दे, मैं इसे सिगरेट मांग लो मुझे दे दे, ये मेरी लाइट ऑफ करे ना करे इसकी मर्जी है, ये चलते हुए जोर से खांसे में सोया हूं, अगर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये चलते हुए जोर से अपना पाँव मारे मैं सोया हूं, मैं उठ जाऊं। सो मुझे ऐसा एहसास होना शुरू हो गया कि मैं तो जो इतनी बड़ी तोप चीज था, आई एम एट द मर्सी ऑफ ए पुलिस कांस्टेबल हु इज गार्डिंग मी। सो मैंने फिर अपने अंदर सब्र किया कि मेरे यहाँ पे या सलाखें तोड़ने से, गुस्सा करने से, यहाँ से मैड होने से कुछ नहीं होने वाला। आई हैव टू वेट। और उन्होंने कहा, जी मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैंने जेल से सीखी वो पेशेंस था। आई होप कि खान साहब जो है ना, जेल से और कुछ सीखे ना सीखे, ये पेशेंस सीखें। इनमें पेशेंस की बड़ी शदीद कमी है। 70 साल की उम्र में भी अगर आप में पेशेंस नहीं है, आप 1-2 महीने वेट नहीं कर सकते। मतलब है ये 11 साल बाद जेल में रहने के बाद जरदारी साहब सदर बन गए, गिलानी साहब 5-6 साल जेल में रहने के बाद वजीर आजम बन गए। मिसालें दे रहा हूँ मैं इनको। नवाज शरीफ साहब वो 3 दफ़ा वो जेल में रहने के बाद फिर वजीर आजम बने, वो अगेन चौथी दफा आ रहे हैं, आप फिर देखेंगे, फिर जेल जाएंगे। ये वहीं से उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो अगर 10 साल प्रेडिक्शन कर दिया, ये है ना, मैं ट्रैक रिकॉर्ड रीडिंग है। ठीक है। सो उन्होंने जनरल मुशर्रफ के दौर में 10 साल बहर रहे, वापस आ गए। खान साहब कहते हैं नहीं अभी कर लो, वो बच्चा नहीं होता लाडला। सो आई एम क्वाइट होपफुल कि खान साहब जेल में जो है लर्न के ठंडी करके खाना क्या होता है, बाकी चीजें क्या सीख सकते हैं वो अलग है, लेकिन उन्हें पेशेंस, सियासत इज ऑल अबाउट पेशेंस, जो अल्लाह के फजल से 70 साल की उम्र में उनमें कमी रही है उनमें। ठीक है क्लास साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू और बड़ा इंटरेस्टिंग देर थे, लेकिन इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।